नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो आपकी बिल्कुल शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रही होंगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान सत्र 2023-24 के लिए और पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली किताब। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज अध्याय 3 और अध्याय 3 का नाम बड़ा ही प्यारा नाम है, नियोजित विकास की राजनीति। और हमारी किताब है राजनीति विज्ञान की स्वतंत्र भारत में राजनीति हम पढ़ रहे हैं। हम भारत की आजादी के बाद की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, हम उससे हमारी जो समझ है उसको और बेहतर बना रहे हैं, जिससे कि हम भविष्य में जाकर के हम यूपीएससी कर सकें और हम लोग गर्व से, मैं गर्व से कह सकूं कि आज वहां का जो कलेक्टर है वो मेरा स्टूडेंट है, आज वहां की जो एसपी है वो मेरी स्टूडेंट है। इस गर्व को पाने के लिए मैं बड़ा ही इंतजार कर रहा हूं। आप बताइएगा कि ये गर्व का मौका आप हमें देंगे या नहीं देंगे। आपकी कैसी मेहनत चल रही है यूपीएससी को लेकर के, क्या सपने हैं भी आपके और भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं वो भी बताइएगा। पर शुरू करते हैं आज अध्याय 3 को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आज उसका लेक्चर नंबर 1 है और इसमें चैप्टर फ्लो जान लेते हैं। नियोजित विकास की राजनीति क्या है, क्या होता है, क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, वो परिचय वाला जो टॉपिक है वो हम आज कवर करेंगे। इसके अलावा जो मेन टॉपिक्स है वो है राजनीतिक फैसले और विकास। उसके बाद शुरुआती कदम क्या रहे भारत सरकार के, किस प्रकार से जो आज़ादी के बाद के जो शुरुआती साल है उनमें भारत ने कौन कौन से कदम अपनाए उनकी बात करेंगे। फिर मुख्य विवाद क्या रहा और फाइनली जो मेन जो परिणाम है, मेन जो रिजल्ट्स है, हम उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा पूरा चैप्टर फ्लो है, पूरे चैप्टर में हमें इन चीज़ों पर डिस्कशन करना है। पर आज क्या डिस्कशन करेंगे? आज हमेशा का हमारा रिवाज है, परिचय तो होता ही है, इंट्रोडक्शन तो होता ही है, इंट्रोडक्शन जरूरी है। फिर बात करेंगे राजनीतिक फैसले और विकास की और फिर बात करेंगे राजनीतिक टकराव की या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, इनकी। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हम बात कर रहे हैं परिचय की और परिचय में अगर सबसे पहले मुझे कोई चीज समझानी होती है तो वो मैं आपको समझाता हूं अध्याय का नाम, क्योंकि अध्याय के नाम से हम काफी कुछ क्लियर कर लेते हैं। और जैसा कि अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में 3 चुनौतियां मुख्य थी। पहला एकता, दूसरी लोकतंत्र और तीसरी विकास। एकता वाली जो चुनौती है वो हमने चैप्टर 1 में कवर करी। लोकतंत्र वाली चुनौती के बारे में हम पूरा चैप्टर 2 पढ़ करके आए, एक दल के प्रभुत्व का दौर भारत में, उसको समझा और किस प्रकार से जो भारत में कांग्रेस का दौर रहा वो दुनिया के अलग देशों से किस प्रकार से हमारा अलग था और किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका से हमारी सिमिलरिटी थी। हमारे देश में एक दल का जो प्रभुत्व रहा है वो लोकतंत्र को कायम रख करके हुआ है, लोकतंत्र को किनारे रख करके नहीं, लोकतंत्र को मान करके ही कांग्रेस ने अपना राज करा था, एक दल का प्रभुत्व भारत में कायम हुआ था। और भारत में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, सबने लोकतंत्र को कायम रखने की एक बड़ी प्रयास करा और अच्छा प्रयास करा और दुनिया में एक मिसाल के रूप में आए। हमने ये भी जाना था अध्याय 2 में कि किस प्रकार से भारत में प्रथम चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ बहुत कुछ हम लोग जान चुके हैं। अब जो तीसरी चुनौती है वो चुनौती विकास की थी, डेवलपमेंट की थी। जो तीनों चुनौतियां थी वो हमने याद भी करी थी एलोवेरा के नाम से। अगर किसी ने भी चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा तो प्लीज वो चैप्टर देखिए, जिससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा। अब बात करते हैं परिचय की। तो परिचय में हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो चैप्टर का नाम है उसका अर्थ क्या है, क्या बताना चाहता है। तो अगर मैं चैप्टर का नाम यहां पे लिख दूं कि नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति। ओके, अब ये नियोजित विकास की जो राजनीति है इसका थोड़ा आसान शब्द समझ लेते हैं। अगर मैं कहूं नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग, या मैं कहूं प्लान, और आसान भाषा में मैं कहूं योजना। ओके, विकास का अगर मैं अर्थ निकालूं तो मैं कहता हूं कि सुधार या प्रगति होना विकास कहलाता है। या आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि सुधार और प्रगति को विकास कहा जाता है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 रहा है। और राजनीति तो आप सीधा से समझ ही सकते हैं, पॉलिटिक्स है, परंतु यहाँ पे राजनीति, जो राजनीति हम लोग समझते आते थे वो राजनीति नहीं है, क्योंकि हम क्लास 11th में राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब में पहले अध्याय में क्लियर कर चुके हैं कि एक्चुअल में राजनीति होती क्या है। ओके, तो नियोजित विकास की राजनीति, या मैं ये कहूं कि देश में क्या क्या कदम उठाए गए, या जो पूरी पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स की अपन लोग बात करेंगे। मतलब अगर यहां पे कहा गया कि नियोजित विकास की राजनीति मतलब योजना, सुधार, प्रगति के लिए पॉलिटिक्स। अगर मैं इसको शॉर्ट में लेकर के आऊं और मैं इसको ये कह देता हूं, अगर मैं कह दूं कि देश की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए, देश की प्रगति के लिए हमारी योजना,
ठीक है। अगर जैसे आज आपको खुद का भी में भी प्रोग्रेस लानी होती है, आप चाहे किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास 11th में बहुत गंदे मार्क्स आए, अब आप क्लास 12th में आप सुधार करना चाहते हो। अब सुधार करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो डाउट मेहनत तो करनी है, पर उस मेहनत से पहले कुछ करना होता है, वो होती है प्लानिंग। हमें योजना बनानी होती है, मैं इतने इतने घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और इस प्रकार से मैं अपना जो रिजल्ट है वो 12th में सुधारूंगा या सुधारूंगी। तो हम कोई भी छोटे से छोटा भी काम करते हैं तो हमें योजना की आवश्यकता होती है। अगर मैं अपने घर से कहीं दूसरा आउट ऑफ स्टेशन जाता हूं, दूसरे शहर भी जाता हूं, तो भी मैं योजना करता हूं, कल सुबह इतनी बजे उठूंगा, इतनी बजे मेरी ट्रेन आएगी, इतनी बजे मैं वहां पहुंचूंगा, वहां से रिक्शा लूंगा, फिर वहां पहुंचूंगा जहां मुझे काम है। मतलब हम हर चीज के लिए योजना बनाते हैं। तो यहां पर तो देश का विकास करना था, देश की प्रगति करनी थी, उस प्रगति के लिए हमें कुछ ना कुछ योजना तो जरूरी थी, हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग तो जरूरी थी। तो हम ऐसे तो बिल्कुल यूं कुछ कह नहीं सकते भाई यूं ही कर देंगे, हवा में तो कुछ भी नहीं होता भाई। आज हम भी अगर सिर्फ और सिर्फ जब हम हमारे विकास के लिए, हम खुद की प्रगति के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए कोई काम करते हैं, तो भी प्लानिंग करते हैं, तो भी योजना बनाते हैं। यहां तो लाखों करोड़ों लोगों का सवाल था, पूरे देश का सवाल था, उसको प्रगति की तरफ ले जाना था, उसमें सुधार करने थे, उसमें बड़े बड़े बदलाव लेकर के आने थे, देश का विकास करना था, तो वहां पर योजना की आवश्यकता थी। परंतु अब सवाल यहां पर यह आता है कि सर यहां पर योजना में क्या लिया जाएगा। तो योजना में हम दो चीजों की बात करेंगे। सबसे पहली बात आएगी मॉडल, कि हम लोग कौन सा मॉडल अपनाएं। ठीक है, मॉडल मतलब क्या है भाई, देश की प्रगति करने के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए हम योजना बना रहे हैं। उस योजना में पहला सवाल यह था कि हमें कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए। मॉडल का मतलब यह था कि भाई हम लोग पूंजीवादी मॉडल अपना ले, पूंजीवादी, हम लोग कहें तो हम समाजवादी मॉडल अपना ले। हमें कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए कौन सा मॉडल बेहतर होगा। अब देखो, पूंजीवादी और समाजवादी ये दोनों वैसे आप शीत युद्ध के दौर में पढ़ चुके हो। वैसे 2023-24 के लिए एनसीईआरटी ने इन चैप्टर्स को हटा दिया है, शीत युद्ध का दौर हटा दिया है उन्होंने, पर फिर भी आप उस चैप्टर को पढ़िएगा, काफी अच्छी समझ आपकी विकसित होगी और दूसरे तीसरे अध्याय में वो आपके काम आएगा। तीसरे में को भी हटा दिया एनसीईआरटी ने, उस वाली किताब का, इसका तो एक लास्ट में जाकर के हटा है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो सेकंड वाला जब चैप्टर आप उसका पढ़ोगे तब आपको शीत युद्ध बड़ा काम आएगा। तो अब पूंजीवादी समाजवादी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो भाई। पूंजीवादी में सारा का सारा जो कंट्रोल होता है, उत्पादन के जितने भी साधन है उन सब पे जो कंट्रोल होता है, किसका होता है, प्राइवेट का होता है, निजी स्वामित्व होता है। मतलब हम कह सकते हैं प्राइवेट को ज्यादा छूट है, सरकार कम काम कर रही है, सरकार के पास जो अधिकार क्षेत्र है वो कम है, सरकार टैक्स लेती है और बस जो देश में पिछड़े हैं उनका थोड़ा बहुत ध्यान रखती है, बाकी मस्त रहती है सरकार। समाजवादी मॉडल ये कहता है कि नहीं, उत्पादन के ज्यादा से ज्यादा साधन सरकार के हाथ में होने चाहिए, क्योंकि सरकार का जो नजरिया है वो कल्याण का नजरिया है, सरकार भले की सोचेगी और सरकार जब सब कुछ हैंडल करके चलेगी तभी सच में लोकतंत्र है, तभी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का भी भला होगा। क्योंकि प्राइवेट वाला कभी भी किसी गरीब की नहीं सोच सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट की सोचता, अपने आप को ज्यादा अमीर बनाने की सोचता है, वो समाज कल्याण की नहीं सोच सकता। तो हम पूंजीवादी मॉडल अपनाएं या हम समाजवादी मॉडल अपनाएं। दूसरी समस्या उस समय यह भी थी कि जब हम 1947 में आजाद हुए तो दुनिया में चल रहा था शीत युद्ध, और अब हम पूंजीवादी अपना लेंगे मतलब हम अमेरिका की तरफ हो गए, और हम समाजवादी अपना लेंगे हम सोवियत संघ की तरफ हो गए। तो हमें कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, इस चिंता को भी अगर एक बार हम हटा दें कि हमें अमेरिका की तरफ जाना है या सोवियत संघ की तरफ जाना है, उन सबको भी छोड़ो, पर फिर भी हमें हमारे देश का विकास करने के लिए हमें कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, हमें पूंजीवादी अपनाएं या हम समाजवादी अपनाएं, दोनों पर चर्चा करते हैं। जब चर्चा होना शुरू हुई तो पहले कहा गया कि भाई चलो पूंजीवादी अपनाते हैं, बोले ठीक है। तो बोले पूंजीवादी का मतलब ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम प्राइवेट सेक्टर को छूट देंगे। मतलब कोई प्राइवेट वाला गया, बोला हमें कंपनी खोलनी, बोले खोलो कोई दिक्कत नहीं, बोले लाइसेंस क्या मस्त है, जा कंपनी खोल, मजे कर, बोले अच्छा ठीक है कंपनी खोल लेते। फिर कोई दूसरा बोला कंपनी खोल, सरकार बस मस्त है, सरकार के पास ये है कि टैक्स आए और मस्त है। अब अगर पूंजीवादी व्यवस्था हम लागू करते हैं तो पूंजीवादी व्यवस्था के हिसाब से हम देखें कि हमने एक बात ये कही थी कि जब भी विकास होगा, विकास समूचे समाज का होगा, पूरे समाज का विकास होगा, और पूरे समाज के विकास में जिनके साथ हजारों सालों तक अत्याचार हुआ उनका भी विकास होगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अशिक्षित हो, उन सबका विकास होना चाहिए। परंतु अगर हमने सारी व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दी, तो पूंजीपति मतलब अमीर जो लोग हैं उनके हाथ में सौंप दी, तो कभी भी जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो गरीबों का भला नहीं चाहेंगे, बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। और जितने पूंजीपति है ज्यादातर कौन है भैया, पुरुष है।
तो पुरुष कभी चाहेंगे कि नहीं नहीं भैया जो महिला है वो आगे आए, वो कभी नहीं चाहेंगे। जो अब पूंजीपति जो है ज्यादातर कौन है, अपर कास्ट के लोग हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं वो आगे आए, वो कभी नहीं चाहेंगे। जो ज्यादातर पूंजीपति है वो कौन है, शिक्षित हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या कभी वो चाहेंगे कि अशिक्षित जो लोग हैं वो कभी आगे आए, कभी नहीं चाहेंगे। तो मतलब जिनका विकास करना चाहिए था, हम समूचे समाज के विकास की बात कर रहे हैं। जब हमें उनका विकास करना चाहिए तो पूंजीवादी व्यवस्था तो कहती है इसमें विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि धारणाएं सोच ऐसी है कि अमीर कभी नहीं चाहेगा कि गरीब व्यक्ति आगे आकर के मेरे साथ आकर के बराबर में बैठे। नहीं, मानसिकता है जो धारणाएं वो बता रहा हूं। तो कभी भी इन तबकों का तो विकास होगा ही नहीं, इनके लिए तो सच में फिर आजादी आई नहीं। कल भी शोषण सह रहे थे ब्रिटिशर से और आज भी शोषण सह रहे भारतीयों से, फिर डिफरेंस कहां हो जाएगा। तो फिर बोला गया चलो 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 पूंजीवाद कैंसिल करते हैं। तो बोले फिर बोले समाजवाद अपनाएंगे। बोले समाजवाद बहुत बढ़िया मॉडल है, एक नंबर मॉडल है, ये जितनी भी समस्या आपकी सारी दूर हो जाएगी, क्योंकि सब पे सरकार का कंट्रोल रहेगा। सरकार का कंट्रोल रहेगा तो सरकार अमीर गरीब में बराबर बांटेगी, पुरुष महिलाओं में बराबर बांटेगी, जातियों को बराबर देगी और शिक्षित अशिक्षित को भी बराबर देगी। बोले ठीक है समाजवाद डन। जैसे ही समाजवाद डन करने लगे तो प्राइवेट वाले भाग कर क्या है, नेहरू जी ये क्या कर रहे हो। बोले क्यों, क्या हुआ, समाजवाद में क्या बुराई। तो बोले नेहरू जी अगर समाजवाद अपना लोगे तो मुझे एक बात बताओ, फिर जो एक एक व्यक्ति की जो काबिलियत है वो काबिलियत तो छुप जाएगी। बोले काबिलियत कैसे छुप जाएगी। बोले काबिलियत ऐसे छुप जाएगी जैसे मान लो कि आज मुझे कोई बिजनेस करना है, मेरे में टैलेंट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करवा सकता हूं, और जब वो ज्यादा उत्पादन होगा तो उसका फायदा किसको होगा, देश को ही तो होगा। वो हम सामान दुनिया में बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, और मेरे यहां पर ज्यादा उत्पादन होगा तो मैं काफी लोगों को रोजगार दूंगा, फिर उनको रोजगार मिलेगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, सब कुछ फायदा होगा। परंतु सिर्फ और सिर्फ आप समाजवाद लागू कर दोगे तो आप क्या बोलोगे, नहीं प्राइवेट वाला कंपनी नहीं खोलेगा, सरकार चलाएगी कंपनी। तो इससे क्या हुआ, मेरा टैलेंट दब गया, मैं वो उत्पादन नहीं करवा सकता, और मैं उत्पादन नहीं करवा सकता मतलब क्या हुआ, हम दुनिया में सामान बेच नहीं सकते, पैसा आ नहीं सकता, मैं लाखों लोगों को रोजगार दे नहीं सकता। तो नेहरू जी ने बोला बात तो सही है, समाजवाद क्या कर रहा है, समाजवाद हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं टैलेंट को खत्म कर देगा, टैलेंट को दबा करके रख देगा। तो फिर बोला यार अब पूंजीवादी भी ना अपनाऊं, समाजवादी भी ना अपनाए, तो अपनाए क्या, कौन सी व्यवस्था बेहतर है, पूंजीवादी बेहतर या समाजवादी। तो कंफ्यूजन वाली बात है, यहां पर समाज का विकास नहीं होगा और यहां पर जो टैलेंट है वो दब जाएगा। तो फिर बोला गया कि फाइनली हम लोग अपनाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर समाजवाद भी होगा और पूंजीवाद भी होगा, हम दोनों को साथ लेकर करके चलेंगे। हम जो पिछड़ चुके हैं उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, और जिनमें इतनी योग्यता है कि वो देश को और आगे ले जा सकते हैं और विकास कर सकते हैं, उनको भी सरकार समर्थन करेगी। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी, और ये मिश्रित चुनते ही हमने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। एक निशाना तो ये था कि हम लोग सबका विकास करेंगे, जो पिछड़ चुके हैं उनका सरकार करेगी, और जो बहुत ज्यादा देश को विकसित बना सकते हैं उनको भी सरकार समर्थन देगी। और दूसरा निशाना यह था कि ना तो हम पूंजीवादी मतलब ना हम अमेरिका की तरफ है, और ना हम समाजवादी ना हम सोवियत संघ की तरफ है। तो एक तीर से दो निशाने भारत ने लगा दिए। तो योजना में पहला कि कौन सा मॉडल अपनाए, तो अब आपसे पूछ लिया जाए भैया कौन सा अपनाया गया, तो बोल देना मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया। अब दूसरा क्या, दूसरी योजना कौन सी है गुरुजी। दूसरी योजना यह है कि मॉडल को लागू करने वाली संस्था भी तो होनी चाहिए। अब मॉडल को लागू करने वाली संस्था है, कैसा सवाल है सर। लागू करने वाली संस्था सरकार बैठी है ना, सरकार है, हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है। बिल्कुल सर गुरुदेव कैसी बातें करो, आपने 11th में नहीं पढ़ी क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, संस्था वही लागू करेगी, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। इतना इजी सा था सर, आप भी यार क्या पढ़ा रहे हो, मतलब टाइम पास कर रहा था है ना। तो कोई संस्था बनाने की जरूरत ही नहीं है। परंतु बेटा मेरी बात सुनो, सरकार के पास अनेकों कार्य है, ठीक है, सरकार के पास बहुत काम है, ठीक है। विधायिका में कानून भी बनवाने होते हैं, चुनाव के समय सरकार में जो नेता है उनको रैलियां भी करनी होती है, ठीक है, और भी बहुत से काम है। कभी कोई वॉर हो रही है तो उस पर भी ध्यान देना होता है, और अनेकों जो समस्या होती है उनका काम होता है। सरकार का ये मानना था कि हमें एक ऐसा संस्था होनी चाहिए जो मुख्यतः मेनली फोकस किस पे करे, देश के विकास पे करे, कि देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसके लिए एक संस्था का गठन तो होना चाहिए। आप मानते हो ये संस्था तो बननी चाहिए, बिल्कुल बोले सर, फिर तो बननी चाहिए। तो ये संस्था बनी और इस संस्था का नाम रखा गया योजना आयोग। क्या नाम रखा गया,
योजना आयोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग कमीशन, पीसी। ये पीसी आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, प्लानिंग कमीशन है। योजना आयोग नाम रखा गया और कब बनाया गया? ये बना 15 मार्च 1950 को। कब बनाया गया? 15 मार्च 1950 को। अब आप कहोगे कि ये बना कैसे सर? देखो, किसी भी आयोग या किसी भी संस्था, किसी भी संगठन के बनने के 3 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? सबसे पहला संवैधानिक। संवैधानिक होने का अर्थ है कि वो संविधान में ही लिखा हुआ हो। जैसे मैं कहूं भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल साहब, क्योंकि उसका जिक्र संविधान में। मैं कहूं लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, क्यों? क्योंकि संविधान में उसका जिक्र है। मैं सभी स्टेट के जो पीसीएस हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, मैं उनकी बात करूं, बिल्कुल वो संवैधानिक संस्था है। एससी एसटी ओबीसी के जितने भी कमीशन हैं वो सारे संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में उनकी चर्चा है। तो एक तो होते हैं संवैधानिक संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में हो, संविधान में लिखा हुआ हो, तो वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। तो सर, क्या योजना आयोग संवैधानिक संस्था है? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं है। ये बनी कब? 15 मार्च 1950 को। संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गया। तो क्या इसका जिक्र कहीं पर संविधान में करा गया? ना 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 ना, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ओके, तो फिर दूसरी होती है वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था का मतलब होता है कानून के द्वारा बनाई गई संस्था। कानून के द्वारा मतलब संसद ने बनाई हो, संसद ने एक बिल पास करा हो और उस बिल में ये जिक्र हो कि ये फलाना फलाना संस्था यहां पर होगी। ऐसी संस्था वैधानिक संस्थाएं होती है जो कानून के द्वारा निर्मित होती है और कानून के द्वारा ही हटाई जाती है। तो गुरुदेव, क्या ये वैधानिक संस्था है? संसद के द्वारा बनाई गई थी? ना 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 ना, संसद के द्वारा भी नहीं बनाएगी। तो फिर तीसरा कैसे बनाया गया सर? तो तीसरा ये था कैबिनेट के हस्ताक्षर के द्वारा। कैबिनेट में एक मीटिंग हुई। कैबिनेट का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी और उस समय के जो मंत्री है, उन मंत्री आए, प्रधानमंत्री जी ने ये आदेश जारी कर दिया कि भैया आज से योजना आयोग होगा, तो होगा बस। तो योजना आयोग न तो संवैधानिक संस्था थी न वैधानिक संस्था थी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से, कैबिनेट की मर्जी से बनी हुई एक संस्था थी जिसको नाम दिया गया योजना आयोग। और कब से लागू हुई? 15 मार्च 1950। इस योजना आयोग में इसका हेड कौन होगा? इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो कहा गया कि जो इसका हेड होगा वह भारत का प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, वो इसका हेड होगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा भारत का, वही योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, वो इसके अध्यक्ष बन गए। फिर उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। इस योजना आयोग के पास कार्य क्या था? कार्य इनके पास यह था कि देश के विकास के लिए योजना तैयार करना, देश के विकास के लिए योजना तैयार करना, योजना तैयार करना। इनका कार्य है कि देश के विकास के लिए योजना तैयार करना। अब इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री जी की निगरानी में ही काम होगा कि देश में ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जो बड़ा प्लांट है ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, ऐसी कौन सी योजनाओं की बात हो रही है जो विकास के लिए बात हो रही है? इसमें यहां पे ये बात होगी कहां पर हमें कौन सी इंडस्ट्री उद्योग लगाना चाहिए, कितना पैसा हमें एग्रीकल्चर पे खर्च करना चाहिए, कितना पैसा हमें उद्योगों पे खर्च करना चाहिए, कितना प्राथमिक क्षेत्र पे, कितना द्वितीयक पे, कितना तृतीयक क्षेत्र पे हमें खर्चा करना चाहिए, कितना शिक्षा पे खर्चा हो, कितना स्वास्थ्य पे खर्चा हो, क्या प्लानिंग हो, किस प्रकार से जो खर्चा हम कर रहे हैं वो सच में 100% एक अच्छा सेटिस्फेक्शन हम लोगों को दे। इसके लिए बोला आपको काम करना है। इसमें और भी लोग हैं, ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, इसके अलावा और भी जो अच्छे खासे अर्थशास्त्री होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, मंत्रियों को भी रखा जाता है, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी रखा जाता है। बड़ी एक इसकी मुख्य बात है योजना आयोग की। अब योजना आयोग में एक बात थी, योजना आयोग के लिए कहा जाता है कि योजना आयोग क्या करता है, योजना आयोग की जो नीति थी वो टॉप टू बॉटम थी। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का अर्थ ये हो गया कि ऊपर से योजना तैयार होगी और वो पूरे देश पर लागू हो जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री जी और योजना आयोग बैठ करके तैयार कर लेगा, हाँ भाई इस साल 1 करोड़ रुपए जल के लिए खर्च करने। अच्छा, जल के लिए खर्चा करना, ठीक। अब वो सारे राज्यों को मानना पड़ेगा, हाँ साहब खर्च करो खर्च करो खर्च करो। पर अब एक्चुअल में दिक्कत क्या है, यहां पे परेशानी ये थी, तैयार कौन कर रहा है? केंद्र सरकार तैयार कर रही है। केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री जी और उनके साथ जो विशिष्ट लोग हैं वो इसको तैयार कर रहे हैं। परंतु सच में एग्जैक्टली राजस्थान में क्या समस्या है वो राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की सरकार को ही पता है। तमिलनाडु में क्या समस्या है वो तमिलनाडु के लोगों को, तमिलनाडु की सरकार को ही पता है।
वो अकेले कुछ व्यक्ति जो सेंटर में, केंद्र में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली हर राज्य की क्या समस्या है। ऐसा मानना था और ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जाया करते थे, प्रधानमंत्री जी, और योजना आयोग जो दिया करता था वो लेकर के आते थे और उस हिसाब से कार्य करते थे। योजना आयोग चलता रहा और योजना आयोग ने अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च करा, जो कार्यक्रम जो लॉन्च करा, वो था पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना है? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का अर्थ ये हुआ कि भाई हम 5 साल के लिए प्लान करेंगे कि आने वाले इन 5 सालों में हमें ये काम करना है और 5 साल में काम होते जाएंगे, हम देखेंगे कितना हुआ कितना नहीं हुआ। मतलब टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि 5 साल में 5 इंडस्ट्री लगा देंगे, 5 साल में 5 स्कूल खोल देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वहां वाले एरिया में ये, इस वाले में ऐसा होना चाहिए, इस वाले में ऐसा होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना है। अब ये जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, ये योजना आयोग का जो मॉडल है, ये मॉडल लिए तो लिए कहां से गए, हम कहां से इंस्पायर हुए, हमें कहां से इनका जो स्रोत है, इनका जो सोर्स है वो कहां से है? वो है भैया सोवियत संघ। सोवियत संघ में भी ऐसा ही चला करता था, पंचवर्षीय योजनाएं बना करती थी और काम हुआ करता था। तो मतलब हमने सोवियत संघ से ये नीति अपनाई है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो अब देश के प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए योजना में हमने 2 चीजें देखी। एक मॉडल, कौन सा मॉडल अपनाया? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो हमने मिश्रित अपनाया और उस मॉडल को लागू करने वाली जो संस्था है वो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है। 15 मार्च 1950 को स्थापित हुई। उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी रहेंगे। इस योजना आयोग का कार्य क्या था? देश के विकास के लिए योजना तैयार करना। और योजना कैसे तैयार होती थी? टॉप टू बॉटम होती थी। पूरे देश में सेंटर में तैयार होकर के पूरे देश में उसको लागू किया जाता था। और जो कार्यक्रम चलाया गया वो था पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान, और इसका स्रोत कहां था? सोवियत संघ था। अब इस योजना आयोग के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, और इस योजना आयोग आज है या नहीं है, और नहीं है तो कौन सा है, और है तो क्या कार्य कर रहा है, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू हुई हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं क्यों विशेष थी, किस प्रकार से फोकस करा, इस योजना आयोग का पंचवर्षीय योजनाओं का क्या योगदान भारत के विकास में रहा, इन सब पर चर्चा हम विस्तार में विस्तृत में करेंगे, परंतु आने वाले लेक्चर्स में। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने बात करी विकास 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 के लिए मॉडल अपना लिया, उसको लागू करने वाली संस्था को लगा दिया, सारे काम तैयार है, बिल्कुल पिच तैयार हो चुकी है, अब खेलने की बारी है। पर खेलने से पहले फिर एक सवाल उठा कि बारिश तो नहीं आ जाएगी पर सवाल यहां पर बारिश का नहीं था, सवाल यहां पर एक ये था कि क्या विकास सबके लिए सेम है? क्या विकास सबके लिए सेम है, एक जैसा है? अब सबके लिए सेम है विकास, एक क्वेश्चन क्यों, ऐसा क्यों? क्या मैं नहीं चाहता हूं कि देश का विकास हो? क्या आप नहीं चाहते हो देश का विकास हो? चाहता हूं गुरुदेव, मैं भी चाहता हूं देश का विकास हो। पर जब आप भी चाहते हो सर देश का विकास हो, मैं भी चाहता हूं देश का विकास हो, तो फिर अलग क्या है? इसमें डिफरेंशिएट क्या है कि नहीं, ऐसा क्या अलग हो गया? परंतु देखो, देश का विकास आप भी चाहते हैं और मैं भी देश का विकास चाहता हूं, परंतु मैं किस चीज को विकास मान रहा हूं? मैंने क्या कहा? सुधार या प्रगति, यह विकास है। तो मैं किस चीज को मान रहा हूं कि प्रगति हो रही है, और आप किस चीज को मान रहे हो कि प्रगति हो रही है? जैसे मैं आपको उदाहरण देख करके बताता हूं कि हम किसको विकास मान रहे हैं। हर व्यक्ति किसको विकास मानता है, और यहां से एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, हर व्यक्ति के लिए विकास अलग होता है। हर व्यक्ति के लिए विकास अलग है। अब हर व्यक्ति के लिए विकास अलग है। कैसे विकास अलग है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जिसको स्कूल जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, उसके गांव में कोई स्कूल नहीं है, दूर दूर 40-50 किलोमीटर तक उसको स्कूल जाना पड़ता है। तो उस बच्चे के लिए विकास क्या है, या उसके माता पिता के लिए विकास क्या है कि एक बेहतर सा सरकारी चाहे प्राइवेट जो भी स्कूल खुले, ऐसा स्कूल खुले जिसमें हम हमारे बच्चों को पढ़ा सके, वो उनके लिए विकास है। तो उस बच्चे के लिए, उसके माता पिता के लिए देश का विकास एक स्कूल का बनना विकास था। परंतु अगर वहीं एक बहुत बड़ा एक अमीर परिवार, एक वर्ग रहता है, वो ये सोचता है कि क्या होना चाहिए कि यहां पर एक बड़ी इंडस्ट्री खुल जाए, और इस बड़ी इंडस्ट्री, बड़े उद्योग के लिए सरकार से मुझे सहायता मिले, सरकार मुझे थोड़ी फंड दे, सरकार मुझे सस्ते में जमीन दे, तो यह विकास है।
विकास दोनों ही चाहते हैं, दोनों के ही नजर में विकास, पर दोनों का रास्ता अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखें कि एक तरफ किसान है और एक तरफ उद्योगपति है। एक तरफ किसान है और एक तरफ उद्योगपति है, और ये किसान की जमीन का टुकड़ा है भैया, ये किसान की जमीन का टुकड़ा है। जमीन का हिस्सा, जो किसान की जो जमीन है उसका हिस्सा है। अब किसान ये चाहता है कि मैं इस जमीन पर, किसान क्या चाहता है, किसान चाहता है कि मैं इस जमीन पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करूं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करूं, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर करके क्या करूं, देश के लोगों का पेट भरूं। और देश के लोगों का पेट भरूंगा तो सब स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाएंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे, और तभी फिर देश का विकास भी होगा। क्योंकि और अब मैंने कुछ ज्यादा उगाया तो हो सकता है कि विदेशों में भी बेच दे, तो उससे भी देश का विकास होगा। किसान भैया भी ठीक है, परंतु उद्योगपति क्या सोचता है, उद्योगपति ऐसा सोच रहा है कि अगर इस जमीन पर एक एयरपोर्ट बना दिया जाए, एयरपोर्ट बना दिया जाए, एयरपोर्ट बन जाएगा तो आसपास का एरिया काफी विकसित हो जाएगा, काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, देश से विदेशों से काफी लोग घूमने फिरने के लिए आएंगे, अच्छा हो जाएगा, अच्छा सिस्टम हो जाएगा, बहुत बढ़िया सुविधाएं हो जाएंगी और खूब अच्छी अर्निंग होगी, वो देश का विकास है। अच्छा सर, अब किसान भी अपनी जगह गलत नहीं है और उद्योगपति की भी अपनी जगह गलत नहीं है। अपन किसी को गलत नहीं ठहरा रहे, हम ये नहीं कह रहे कि किसान गलत है, हम ये भी नहीं कहते कि उद्योगपति गलत है। मैं सिर्फ ये दर्शाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का विकास का नजरिया अलग है। उद्योगपति सोचता होगा, अरे यार क्या किसान, तुझे जमीन का अच्छा खासा भाव दूंगा और दूंगा, क्या तू नहीं उगाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरे उगा लेंगे। पर यह बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि नो फार्मर नो फूड। अगर किसान नहीं होगा तो खाने को नहीं होगा, और खाने को नहीं होगा तो उद्योगपति भैया आपको भी इतनी बातें नहीं आएगी। क्योंकि किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि हमारे सबके अपने विचार होते हैं, और जो हमारे विचार होते हैं उन्हें दर्शन कहते हैं, और विचारों की शुरुआत भरे हुए पेट से होती है। खाली पेट कभी किसी व्यक्ति को कोई विचार नहीं आता। जो भूखा है उसके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, उसके लिए कौन सी विचारधारा महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है 2 रोटी, उसके लिए महत्वपूर्ण है खाना। उसको खाना दे दोगे फिर वो विचार करना शुरू करेगा कि हाँ भाई ये सही है या ये गलत है। तो अगर उद्योगपति भैया हम किसान लोग नहीं होंगे तो आप कुछ खा ही नहीं पाओगे, और खाओगे नहीं तो फिर ये सारी बातें आपकी धरी की धरी रह जाएगी। अब किसान ऐसा सोचता होगा कि यार ये उद्योगपति आ रहा है, मेरी जमीन को खराब कर देगा, यहाँ पे मेरे सारी जमीन हटा देगा, ये जो मुझे पैसे देगा भाई 1 साल 2 साल 5 साल खा लूंगा, पर फिर उसके बाद मेरा काम क्या होगा। तो दोनों ही विकास चाहते हैं, किसान भी चाहता है, उद्योगपति भी चाहता है, दोनों ही विकास चाहते हैं, परंतु दोनों के विकास का अंतर अलग अलग है। दोनों देश के विकास की जो सोच रखते हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, विकास सबके लिए सेम नहीं होता। किसी के लिए जो विकास है वो किसी के लिए विनाशकारी हो सकता है, किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि अगर उद्योगपति का जो विकास है, अब उसमें क्या उद्योगपति जमीन को चाहता है, और जमीन को चाहेगा तो वो जो किसान है वो क्या हो जाएगा, उसकी जमीन चली जाएगी, चाहे वो पैसे देकर के ले रहा हो, परंतु जमीन चली जाएगी, फिर वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा। तो इसका जो विकास है वो उसके लिए विनाशकारी हो गया। ये सब चीज आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 अध्याय 1 विकास में आपने पढ़ी होगी। तो यहां पर विकास सबके लिए अलग अलग है, डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए अलग अलग है। अब एक और बड़ा सवाल, इस बार जो सवाल है वो ये आता है कि कौन सा विकास इंपॉर्टेंट है, कौन सा विकास, कौन सा विकास का अर्थ क्या है कि हमें यहां पर सरकार को कौन सा विकास करना है। सामाजिक विकास सरकार करना चाहती है, या सरकार आर्थिक विकास करना चाहती है। अब सामाजिक या आर्थिक विकास में क्या है, देखो अगर हम किसान और उद्योगपति वाला ही उदाहरण लें और वहां पर मान लो उद्योगपति को सरकार का समर्थन मिल जाए और सरकार के समर्थन से उद्योगपति किसान की जमीन को छीन लेता है। अब किसान के लिए वो सिर्फ और सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसके लिए रोटी का साधन था। वो वहां से उत्पादन करता था, बेचता था, जो कुछ उसके हाथ लाता था उससे अपने परिवार की जो इच्छा है, उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करता था। माना कि उसको उद्योगपति ने पैसे दिए, पर फिर वही बात आएगी 1 साल 2 साल 3 साल चल जाएंगे, पर कमाना तो पड़ेगा। फिर वो कमाएगा कहां से,
और उसमें जो टैलेंट था खेती बाड़ी करने का, वो टैलेंट चला जाएगा उस जमीन के साथ। तो उसका एक तरीके से क्या हुआ, सामाजिक विकास नहीं हुआ। उसका सामाजिक विकास कैसे होता कि सरकार उसको और मदद देती, सरकार उसके लिए अच्छे बीज है वो उपलब्ध करवाती, सरकार उसको खाद है वो देती, सरकार समर्थन उसको करती, ठीक है, तो उसका सामाजिक विकास। परंतु और अगर किसान का विकास सपोर्ट करने लग गई सरकार, तो फिर उससे आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। आर्थिक विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भैया जो उत्पादन करा जा रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए करा जा रहा है, परंतु एयरपोर्ट बन जाएगा या वहां पे कोई इंडस्ट्री बन जाएगी, काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां बने वस्तु हम पूरी दुनिया में बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो जब सरकारों से ये सवाल हुआ कि भारत कौन सी तरफ है, सामाजिक विकास की तरफ है या आर्थिक विकास की तरफ है, इससे फिर हमारी एक बात निकल करके आई और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। और जब जब भी आप भारत की राजनीति को पढ़ोगे, आप उस शब्द को, उन लाइनों को जरूर ध्यान में रखना कि भारत सरकार ने हमेशा इन बातों का ध्यान रखा है। और सरकार ने क्या कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। सरकार क्या कहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ हम आर्थिक विकास करेंगे। हम आर्थिक विकास भी करेंगे पर किसी समाज को पिछड़ने नहीं देंगे, किसी व्यक्ति को पिछड़ने नहीं देंगे, हम समाज के साथ भी न्याय करेंगे। क्योंकि हमारे विकास की धारणा में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, हमारे विकास की धारणा में सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय भी आता है। हम सिर्फ और सिर्फ देश को पावरफुल बनाने की नहीं सोच रहे, हम देश के लोगों को पावरफुल बनाने की सोच रहे हैं, जो देश ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगा। तो यहां पर सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करती है और भारत की सरकार सोशल जस्टिस की भी बात करती है। और यह मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वहीं पर आपके सामने सबसे बड़ी विडंबना आएगी। अगर आप सरकार में बैठे होते तो आप किसकी तरफ जाते? आप सामाजिक विकास की तरफ जाते या आप आर्थिक विकास की तरफ जाते? चलो, तो यहां तक जो बेसिक जो ओवरव्यू था पूरे चैप्टर में, जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी वो मैंने बता दी। अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा पहला जो टॉपिक है वो है राजनीतिक फैसले और विकास। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह रूप में उभरा। देखो, अब इस्पात का मतलब क्या होता है? इस्पात का मतलब होता है बच्चों स्टील, ठीक है। और स्टील की विश्वव्यापी मांग बढ़ी, मतलब पूरी दुनिया में ये डिमांड थी कि स्टील चाहिए, स्टील चाहिए, मुझे स्टील दो, मुझे स्टील दो, मुझे स्टील दो। पूरी दुनिया इस प्रकार से चिल्ला रही थी। और उड़ीसा में अच्छा खासा ये स्कोप था कि वहां से हम स्टील ले सकते हैं, परंतु स्टील डायरेक्ट नहीं मिलता है, लो अयस्क मिलता है, आयरन और मिलता है, फिर उससे हम प्रोसीजर में चेंज करके स्टील बनाते हैं। उड़ीसा में बहुत सारा लो अयस्क था, तो सरकार ने सोचा यहां से लो अयस्क निकाल करके पूरी दुनिया की जो डिमांड है वो फुलफिल करनी चाहिए और हमें अच्छा खासा निवेश मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये भी आपको मैं समझाता हूं। उड़ीसा में लो अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा में लो अयस्क का विशाल भंडार था, मतलब आयरन और बहुत था। अब आयरन और या लो अयस्क क्या होता है गुरुदेव? लो अयस्क ये वैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे और क्लास 10th की ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। लो अयस्क एक तरीके से हम कह सकते हैं कच्चा लोहा है, मतलब जब हम खुदाई करते हैं और खनन जब हमें करते हैं, माइनिंग्स जब हम लोग करते हैं, तो उसमें से हमें लो अयस्क मिलता है, आयरन ओर मिलता है। फिर इस आयरन ओर से हम एक थोड़ा सा जो प्योर आयरन है वो बनाते हैं, इसी से हम स्टील बनाते हैं, इसी से काफी जो दूसरी चीजें हैं वो प्योर होकर के बनती है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आयरन ओर या लो अयस्क आपके लिए कच्चे माल का काम कर रहा है, रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। तो यहां पर बहुत सारा लो अयस्क था, खूब विशाल भंडार हमारे पास थे, अभी उनका इस्तेमाल करना, उनका यूज करना बाकी था। और अब उसी समय पूरी दुनिया में डिमांड थी कि स्टील चाहिए, और स्टील किससे बनेगा? लो अयस्क से बनेगा, आयरन ओर से बनेगा। परंतु ऐसा तो है, यूं निकाला और यहां फूंक दी, स्टील बन जा बेटा, बना, फूल बन गया स्टील, जाओ ले जाओ, ऐसा तो है नहीं। अब स्टील बनाने के लिए आपको पूरा क्या है, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, आपको फैक्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी, और फिर जो पूरा प्रक्रिया होती है स्टील बनाने की, जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को लागू करना पड़ेगा। स्टील बनाने की प्रक्रिया, अब इस प्रक्रिया में आपको खूब मशीनें चाहिए होंगी, खूब रिफाइन करने के लिए, उस लो अयस्क को रिफाइन कर करके स्टील बनाने के लिए खूब मशीनें चाहिए, खूब लेबर चाहिए, खूब ज्यादा। और वो जो खनन करना है, माइनिंग करनी है, उसके लिए भी आपको मशीनें चाहिए, लोग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और ये सब कुछ करने के लिए ऑलरेडी कंपनियां बैठी हैं, कंपनियों का नाम है कि हाँ भैया हम ये काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इंडिया की एक कंपनी बताऊं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। आपको यह भी बता दूं, भारत की सबसे पहली कंपनी वही है जो टाटा स्टील आयरन कंपनी है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, टिस्को।
ऐसी कंपनियां जो इन कामों के लिए तैयार है कि हाँ हम माइनिंग कर देंगे, हम स्टील, लोहे को स्टील में बदल देंगे, ठीक है ना, ये सब कुछ है। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी ऐसी बहुत सी कंपनी हैं। अब सरकार ने ये सोचा अच्छा खासा मौका है कि हम राज्य में निवेश करवा सकते हैं। निवेश का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी आए इस राज्य में, चाहे वो विदेश की हो चाहे हमारे देश की हो, वो कंपनी राज्य में आए, अपना यहाँ पे प्लांट स्थापित करे। प्लांट का मतलब वो पौधा नहीं है, प्लांट का मतलब अपनी पूरी फैक्ट्री स्थापित करे, माइनिंग करे, उस माइनिंग से फिर लोहा एशक को निकाले, लोहा एशक निकाल करके वो स्टील बनाए, और स्टील बना करके जो पूरी दुनिया में डिमांड आ रही है उस डिमांड को फुलफिल करा जाए। जिससे क्या होगा, जो भी स्टील बनेगा हम उस पर हमारा मेड इन इंडिया लिखेंगे, और ये जो कंपनियां हैं वो सरकार को भी प्रॉफिट देगी, इन कंपनियों से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, और पूरी दुनिया की जो मांग है वो भी पूरी हो जाएगी। हमें भी फायदा, देश को भी फायदा, लोगों को भी फायदा, सबको फायदा ही फायदा है। तो अच्छा खासा मौका है कि यहां पर हम लोग कंपनियों को स्थापित करें और उनसे हम भी पैसे कमाएं, और देश का विकास है। सबसे पहले जो देश का विकास है वो, क्योंकि पूरी दुनिया में डिमांड है, मतलब अगर कोई कुछ मांग रहा है और जब हमारे पास है तो फिर देने में क्या बुराई है भैया, फिर देने में क्या बुराई है। जब हमारे उड़ीसा में इतना लोहा एशक है के भंडार है और दुनिया उसकी डिमांड करे, नहीं हमें चाहिए हमें चाहिए, तो हम दे सकते हैं। तो इसलिए कंपनियों को बुलाना चाहिए। और अगर इस प्रकार से जो अभी मैंने पूरी कहानी सुनाई, तो ये सब कुछ आपका क्या है, आर्थिक विकास। ये सब कुछ क्या है बच्चों, ये सब आपका आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। परंतु देखो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है अभी, और थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, उस ट्विस्ट को समझिएगा। उससे पहले ये जग है जो स्टील का है, सिर्फ स्टील को दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लगाया है, इसमें कुछ विशेष चीज नहीं है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लोहा एशक की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। उड़ीसा की जो राज्य सरकार है उसने सोचा बढ़िया मौका है, बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला मौका है। ये जो अप्रत्याशित मांग है, जो ये मांग करी गई, इस मांग को भुनाना चाहिए, मतलब इस मांग को पूरा करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। देखो, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता, इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टील को बनाने वाली कंपनियां हैं उनके साथ, और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो स्टील को बनाने वाली कंपनियां हैं उनके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। ब्रैकेट में आप इसको MOU भी लिख लीजिएगा, सहमति पत्र, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, ये भी है। तो वो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा, मतलब जो बाहर की कंपनी है, हमारे देश की कंपनी है भाई, राज्य सरकार बैठी और बाहर की कंपनी को उसके बाद साथ साइन कर लिया कि हाँ भाई आपको यहाँ वाली जगह है, इस वाली जगह पे इतनी जगह दी जाएगी, यहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री लगाओ, माइनिंग वाइनिंग करो। अब देखो, वैसे निवेश बाहर से कंपनी आती है या कोई भी कंपनी कहीं पे प्लांट स्थापित करती है, उससे लोगों को बहुत फायदा होता है और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा है। जैसे मान लो कोई जापान की कंपनी भारत में आकर के अपना प्लांट लगा रही है, तो अब वो रोजगार किसको देगी, भारत के लोगों को ही देगी। भाई वो तो जो मालिक है वो तो एक बार सरकार के साथ साइन वाइन करके चला गया, फिर यहीं पर क्या होगा, अध्यक्ष में जो मैनेजर है वो बनेंगे, सारा सिस्टम वही संभालेगा। वो तो समय समय पर एक रिपोर्ट लेता रहेगा कि हमें क्या कितना चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पर वहाँ मशीनरी भी दे करके जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी वो भी यहाँ पे स्थापित करेगा। बहुत बेनिफिट्स बहुत है, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उनकी जीवन स्थिति है वो सुधर जाएगी। तो राज्य सरकार ने ऐसी कंपनियों के साथ MOU साइन कर लिया और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके उनको बोल दिया कि आप काम शुरू कर दो। अब काम शुरू कर दो, परंतु इतनी आसानी से कैसे? सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। तो इससे पूंजी का भी निवेश होगा, क्योंकि काफी पैसा भी लगाया जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ फैक्ट्री बनेगी, नई नई मशीनें आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, खूब पैसा खर्चा करेगी भारत की कंपनियां और देश की कंपनियां, और लाखों लोगों को रोजगार का अवसर भी मिल जाएगा। मतलब एक तीर से हम दो निशाने लगाएंगे, और पूरी दुनिया में तो बेचना ही है, तो उससे भी हमें फायदा होगा। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ एक MOU साइन करना या सहमति पत्र, एक मीटिंग के तौर पर इसको दिखाया गया। लोहा एशक के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में। अब देखिए, यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, सरकार तैयार है, कंपनियां तैयार है, सब तैयार है, सब बढ़िया, परंतु जो ज्यादातर भंडार है वो कहां पर है? अविकसित इलाकों में, ऐसे इलाके जहां विकसित नहीं है। और मुख्यतः उनमें से कौन से इलाके हैं? आदिवासी बहुल जिलों में, जहां पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। अब आदिवासियों को क्यों विरोध है? क्या वो देश का विकास नहीं चाहते हैं? परंतु फिर वही बात याद करेगा कि सबके लिए विकास अलग अलग धारणा है। अब यहां पे सरकार ये सोच रही है कि पूंजी का निवेश हो जाएगा, सरकार ये सोचती है कि लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, परंतु उन जंगलों में, उन एरिया में जो आदिवासी समुदाय रह रहे हैं, उनको ये डर है कि अगर यहां पे फैक्ट्री स्थापित हुई तो इन जंगलों से, इन जगहों से हमें निकाल दिया जाएगा, और यहां से हमें निकाल दिया तो हमारा घर भी चला जाएगा, और हमारा ये जंगल हमारे लिए सिर्फ जंगल नहीं, ये जगह हमारे लिए जगह नहीं, हमारे लिए कमाने का साधन है, हमारा जीवन जीने का साधन है। मतलब हमारी आजीविका भी चली जाएगी, हमारा घर भी गया, हमारी आजीविका भी गई, फिर कैसा विकास?
मतलब मेरे खाने पीने का जो साधन था वही चला गया, तो फिर कैसा विकास? अगर कोई मुझे बोले कि भाई ये नौकरी छोड़ दो आपका विकास होगा, अरे भाई इस नौकरी से मैं कमा करके खा रहा हूं, पी रहा हूं, मेरा जीवन चला रहा हूं, मेरे परिवार को चला रहा हूं, ये छोड़ दूंगा तो फिर मैं कैसे कहूं कि ये मेरा विकास है? तो उन आदिवासियों के सामने भी यही सवाल था कि अगर यहाँ पे प्लांट लग गया, यहाँ पे फैक्ट्री लग गई, यहाँ पे खुदाई माइनिंग होना शुरू हो गया, तो भैया हमारा तो बंटाधार है, हमारा तो कोई कुछ नहीं बचेगा, हमारा सब कुछ चला जाएगा। ये हमारे लिए विकास नहीं हो सकता है। राज्य की सरकार के लिए विकास हो, लाखों लोगों को जिनको रोजगार मिले उनके लिए विकास हो, परंतु आदिवासी समुदायों के लिए विनाशकारी था। इसलिए अब आदिवासी समुदाय इसकी मांग करेंगे कि ये प्लांट नहीं लगाया जाए। आदिवासियों को डर है कि अगर यहां उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा, आजीविका भी छीन जाएगी। तो अब सबसे पहले समस्या में देखें तो आदिवासियों को क्या समस्या है कि उनको यहां उद्योग लग जाएंगे तो घर बार विस्थापित हो जाएंगे, उनको घर बार छोड़ करके जाना पड़ेगा। और उनकी जो आजीविका है, उनकी जो लाइवलीहुड है, आजीविका का मतलब क्या है? जिससे उनका जीवन चल रहा हो। और जीवन किससे चलता है? पैसों से। और पैसे कैसे आते हैं? जब हम कोई काम धंधा करते, कोई काम करते। भाई आज मैं कहूं मेरी आजीविका क्या है, मैं कहूंगा टीचिंग, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, मेरा जीवन चला रहा हूं, मेरे परिवार को चला रहा हूं। तो उनकी आजीविका क्या थी? जंगलों में रहते थे, वहां जो कुछ मिलता था वहां के कुछ सामानों से बनाते थे, आसपास के गांवों में बेच करके आते थे, पैसा कमाते थे, जीवन बेहतर चल रहा था। तो उनकी तो आजीविका जो पूरी की पूरी है वो आजीविका ही खत्म हो जाएगी। अब जो पर्यावरणविद है, जो एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं, उन्होंने भी चिंता जताई। उन्होंने क्या बोला? इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो जब खनन करा जाएगा, माइनिंग करा जाएगा, तो आप धरती को खोखला कर दोगे। आप उद्योग लगाओगे तो यूं धुआं 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 ही छोड़ दोगे, तो फिर उससे क्या होगा? हमारा पर्यावरण खराब होगा। तो यहाँ पर विरोध में कौन कौन है? आदिवासी समुदाय विरोध में है, और जो पर्यावरणविद है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, वो भी विरोध में है। वो एनवायरमेंट के कारण, पर्यावरण के कारण विरोध में। अब बस यहीं से सवाल आता है, यहीं से सरकार के लिए दो रास्ते हैं, दोनों में से किसको चुने? अगर सरकार इंडस्ट्री ना लगाए तो आर्थिक विकास रुकता है, और अगर सरकार इंडस्ट्री लगा दे तो जो सामाजिक विकास की हमारी धारणा है या सामाजिक न्याय की धारणा है वो रुकती है। आदिवासी समुदाय को वहां से निकालना एक ये मैसेज जाता है पूरी दुनिया में कि भारत अपने देश के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, सामाजिक न्याय नहीं कर रहा। पर फिर यही बात आती है कि हमेशा भारत ने सबसे पहले जो किसी को रखा है तो सामाजिक न्याय को रखा है, सबको साथ लेकर के भावना के साथ भारत ने काम किया है, और यहीं से हम हमेशा मध्यस्थता का रास्ता लेकर के निकलते हैं। और यही बात आती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ हमारा आर्थिक विकास होना जरूरी है। सरकार क्या डिसीजन लेगी वो भी देखेंगे। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। और केंद्र सरकार तक ये मामला पहुंचा तो केंद्र सरकार ने सोचा यार अगर परमिशन नहीं दी ना इंडस्ट्री लगाने की तो पूरी दुनिया में एक हमारे इमेज है ना वो खराब हो जाएगी, क्योंकि कल को कंपनियां बाहर कहेगी अरे यार इंडिया, अरे नहीं इंडिया में मत लगाना प्लांट। क्यों? बोले यार पहले एमओयू साइन कर लेते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, निवेश करना ही नहीं इंडिया में, तो इंडिया से अच्छा तो कहीं दूसरे देश में कर लो। ऐसे इमेज खराब होगी, वो इमेज भी खराब नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं राजनीतिक टकराव। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको लेकर करके पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हम ये करें या ना करें, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी बातें हैं देखते हैं। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। देखो सबसे पहले जब सरकार कोई भी फैसला लेती है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक सामाजिक समूह के हित, दूसरे सामाजिक समूह के हित। देखो अब यहां पर अगर उड़ीसा वाला ही उदाहरण ले, एक तरफ सामाजिक समूह कौन सा है? आदिवासी, इनका हित है, और दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूं कि जो लाखों लोग बेरोजगार है उनका हित है, ठीक है, क्योंकि वो भी पूरा एक समुदाय हो गया। अब सरकार देखना है इनका हित को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इनका भी फायदा नुकसान नहीं होना चाहिए और इनका भी नहीं होना चाहिए, कौन सी राह को चुने। तो सरकार को कोई भी प्लानिंग बनाने से समय और कोई भी नीति बनाने से पहले ये सरकार को देखना पड़ता है कि किसी भी सामाजिक समूह एक दूसरे के विरोध में ना हो, दोनों की जो बात है वो मानी जाए। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापना पड़ता है, और ये भी सोचना पड़ता है कि अगर हम आज कोई काम करेंगे तो उसका असर मौजूदा पीढ़ी पर क्या पड़ेगा और आने वाली जो पीढ़ी है उस पर क्या असर पड़ेगा, उनको भी मापना पड़ता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ रहेगा या नहीं रहेगा। और जब हम आने वाली पीढ़ी के लिए सोच करके काम करते हैं, उनके लिए बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और इसका अर्थ यही होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आज की आवश्यकताओं को पूरा करना और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना, यही सतत पोषणीय विकास है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए और कम से कम इन फैसलों विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। अब ये फैसले ले तो ले कौन? तो भाई फैसले जनता को लेने चाहिए।
क्योंकि लोकतंत्र है तो जनता को ही लेना चाहिए, पर जनता के पास हर चीज़ का नॉलेज तो है नहीं। तो इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात पूछनी चाहिए कि भाई एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, भाई जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है वो क्या सोचते हैं, पर्यावरणविद है वो क्या सोचते हैं, इनको भी बात पूछनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो खनन से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय जानो कि भाई क्या खनन से ज़्यादा प्रकृति को नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, इससे हमारी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था कितनी बेहतर होगी, कितनी नहीं, इन सबको ध्यान में रखना होता है। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, पर फाइनल जो डिसीजन है जनता से पूछ लो, विशेषज्ञों से पूछ लो, पर जो फाइनल डिसीजन है वो राजनीतिक ही होता है। क्योंकि फाइनल डिसीजन जो लेना है वो किसको लेना है, सरकार को ही लेना है। और सरकार के पास ये पावर क्यों है, क्योंकि ये पावर इसलिए है क्योंकि सरकार को जनता ने चुना है, जनता ने सब कुछ सौंप दिया कि भाई सब कुछ सरकार, अब आप जानो, आपका काम जाने, और बस हमारा और देश का विकास होता रहना चाहिए, बस देश आगे बढ़ता रहना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए, ये काम आपको करना है। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। अब सरकार में कौन है, जनप्रतिनिधि, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो अच्छे से जनता की भावनाओं को समझते हैं, तो इसलिए फैसले तो उन्हीं को ही लेने चाहिए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना जरूरी था, साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। अब देखो कोई ना कोई फैसला तो लेना ही है, ठीक है भाई, किधर भी जाओ, और राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल पार्टी से, उनसे भी बातचीत करनी जरूरी है, क्योंकि भाई जनप्रतिनिधि तो अलग अलग पार्टियों से जीत करके आते हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी स्वीकृति लेनी चाहिए, जनता से भी पूछना चाहिए। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। इसीलिए हम भारत के जो विकास का कथाक्रम है उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तभी हम समझेंगे कि भारत सरकार किस प्रकार से जो इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस है उस वाले स्लोगन को बना करके चलती है। और इसी के साथ मैं भी आज चलता हूँ। आज के लिए इतना ही, और आपको कोई डाउट, कोई पूछना हो कुछ बात, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और ये भी बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को भी बढ़ाते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।